नमस्कार। न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। ये सभी खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत कर देते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल की सुरक्षा बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी तकरार का नया मुद्दा बन गया है। केजरीवाल को सुरक्षा दे रहे पंजाब पुलिस के जवान हटाए गए तो राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रही है। प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले, जानलेवा षड्यंत्र करती है। पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में अपने जवान तैनात किए थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद हटा लिया गया। इसके खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिखी। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी के नेता कानून का हवाला दे रहे हैं और कानून कहता है कि किसी दूसरे राज्य की पुलिस किसी व्यक्ति को 72 घंटे से ज्यादा सुरक्षा नहीं दे सकती और जिस राज्य में सुरक्षा दी जा रही होती है उस राज्य की पुलिस को जानकारी भी देना जरूरी होता है। दिल्ली चुनाव के बीच कानून व्यवस्था एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से। सीएम योगी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से 2020 में दंगे करवाए और केजरीवाल ने इस पर तीखा तंज किया। दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे खत्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज खत्म किया जाए। केजरीवाल ने जवाबी हमला किया तो जवाब में बीजेपी ने शीश महल और स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई का मुद्दा उछाल दिया। अरविंद केजरीवाल जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वो उनके घर से शुरू होता है। शीश महल में स्वाति मालीवाल को पिटवाते हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासी जंग कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद से ही पुलिस का कंट्रोल मांग रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी से उसका टकराव होता रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए थे। अब इस मामले ने नया सियासी तूल पकड़ लिया है। आतिशी के आरोपों पर अब बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने जवाब दिया है। एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अनर्गल आरोप लगा रही हैं। 6 महीने से जरूर वो गली गली में भागी फिर रही हैं, लेकिन 4.5 साल में सड़कें टूटी पड़ी हैं कालका जी की, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, पानी है ही नहीं, गंदे पानी की निकासी नहीं है। विकास के मुद्दों पर मुख्यमंत्री को घेरने के बाद रमेश बिधूड़ी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर भी बात की और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। लोकतंत्र है, स्टेट की जो सरकार है, जनता ने चुनी हुई सरकार भेजी है, वहाँ पर उनके आईडी कार्ड बनने हैं, पहचान पत्र बनने हैं, वो राज्य सरकार तय करती है, एसडीएम तय करता है जी। और राज्य सरकार जब तक अपने राज्य के अंदर किन्हीं व्यक्तियों के बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं देगी, ठीक है ना जी, तो डायरेक्ट पुलिस अटैक करके कैसे उनकी जांच करेगी पुलिस। और अब बात अयोध्या की। मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर पहुंचकर आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए मिल्कीपुर पहुंचे सीएम योगी ने कुंभ के बहाने एक रहने और मजबूत रहने का संदेश दिया और लगे हाथ जातिवाद और परिवारवाद का जिक्र करके इशारों में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध दिया। परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। मिल्कीपुर सीट की चुनावी लड़ाई को पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनावों से भी खास माना जा रहा है, क्योंकि इसे अयोध्या की जंग का पार्ट 2 माना जाता है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर अवधेश प्रसाद की जीत को अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। अब मिल्कीपुर में जीत हासिल कर बीजेपी उसका जवाब देना चाहती है। अखिलेश यादव मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के हार की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने प्रचार के लिए मुख्यमंत्री समेत
7 मंत्रियों 40 विधायकों को मैदान में उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यहां 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। प्रदेश के मेरठ में 2 पक्षों के टकराव ने आपस में टकराव हुआ और दहशत मचा दी। एक पक्ष के लोगों ने अवैध हथियारों से दूसरे पक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान 6 हमलावर आराम से टहलते रहे, गालियां देते रहे और लगातार फायरिंग करते रहे और दूसरे गैंग के लोग घर में छिपकर गोलियों का जवाब गोलियों से देते रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान 100 राउंड से ज़्यादा गोलियां दागी गईं। इस गैंग की पूरी करतूत एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेरठ के ललियाना गांव में हुई इस वारदात के लिए पुरानी रंजिश को वजह बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान फ़हीम और दाऊद गुट के बीच काफ़ी पहले से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। दाऊद पक्ष के लोगों ने गुरुवार को अवैध हथियार के साथ फ़हीम के घर पर हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। मेरठ में सरेआम हुई इस फायरिंग में एक बच्चे समेत 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दाऊद गुट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग की घटना भी हुई थी, उसमें ये वांछित थे। इनके पास से एक तमंचा, कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुए हैं। इनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। फ़हीम और दाऊद गुट के बीच पहले भी मारपीट और झगड़े हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की फायरिंग पहले कभी नहीं हुई। मोकामा में गैंगवार में हुई फायरिंग के बाद बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अनंत सिंह समर्थकों के साथ सीधे बाढ़ कोर्ट पहुंचे और अदालत के आगे सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे जाते समय अनंत सिंह ने कहा कि वो हमेशा सरकार के नियमों का पालन करते रहे हैं, इसलिए सरेंडर किया है। सरेंडर हो गए हैं, आपको जेल भेजा जा रहा है। हम जेल जा रहे हैं। बिहार के मोकामा में 22 जनवरी को अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच 70 से 80 राउंड गोलियां चली थीं, जिसमें अनंत सिंह के एक समर्थक को गोली लगी थी और अनंत सिंह बाल बचे थे। सरेआम हुए इस गोलीकांड के बाद इस मामले में 3 FIR दर्ज कराई गईं, जिसमें अनंत सिंह और सोनू मोनू नामजद हैं। अनंत सिंह पर फायरिंग के आरोपी सोनू ने अनंत सिंह से पहले ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बिहार के बाहुबलियों में गिने जाने वाले अनंत सिंह का जिस सोनू मोनू से टकराव हुआ है, वो कभी अनंत सिंह के लिए ही काम करते थे, लेकिन अब अपना क्राइम सिंडिकेट तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। इसे दोनों के बीच टकराव की बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। चंडीगढ़ में बदमाशों ने पुलिस वालों पर ही गोली चला दी। कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाली ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस पर आरोपी को गोली चलाते देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस वालों पर 4 गोलियां चलाईं। गनीमत ये रही कि पुलिस वाले किसी तरह भागकर जान बचाने में कामयाब रहे। राहत की बात है कि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरोपी वहां से फरार हो गए। वाकया चंडीगढ़ के सेक्टर 38 का है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस ने EWS कॉलोनी के बाहर नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन कार वाले ने गाड़ी नहीं रोकी। कुछ आगे जाकर कार ने एक आदमी को उतारा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। साथी को बचाने के लिए वापस लौटे कार वाले ने कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के भंडारा में एक बड़ा हादसा हो गया। सेना की हथियार फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हैं। धमाका इतनी तेज था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। ब्लास्ट के बाद लोहे और पत्थर के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विस्फोट जवाहर नगर इलाके में बनी फैक्ट्री के लॉन्ग टर्म प्लानिंग यानी LTP सेक्शन में हुआ। धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नागपुर के सांसद नितिन गडकरी ने हादसे पर दुख जताया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस रोककर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग 1 मिनट खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करें, बाद में आगे का करें। जिस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है वहां टेस्टिंग फैसिलिटीज और लेबोरेटरीज भी हैं, जहां सेना के लिए एसिड से लेकर कई तरह के विस्फोटक बनाए जाते हैं। इसमें RDX से लेकर छोटे हथियारों में इस्तेमाल होने वाला विस्फोटक पाउडर तक शामिल है। मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट फिटजी के मैनेजमेंट और मालिकों के खिलाफ पेरेंट्स की लड़ाई अब कानूनी शक्ल अख्तियार करने लगी है। बिना कोर्स पूरा कराए कोचिंग सेंटर बंद करने के खिलाफ
पेरेंट्स ने नोएडा में केस दर्ज करा दिया। पेरेंट्स ने फिटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के खिलाफ आपराधिक साजिश और भरोसा तोड़ने का मुकदमा दर्ज कराया है। ये मुकदमा दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 58 थाने में दर्ज किया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मैनेजमेंट और मालिकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले बच्चों के अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट ने पूरा पैसा ले लिया, लेकिन कोर्स पूरा कराए बिना इंस्टीट्यूट अचानक बंद कर दिया। कम से कम ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। हमने पैसा फिटजी को दिया है तो हम आकाश में अपने बच्चों को लेके क्यों जाएंगे। ऐसा सिर्फ नोएडा में नहीं हुआ, कई दूसरे शहरों में चल रहे सेंटर्स में भी ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए GEE के एग्जाम भी होने वाले हैं। कोचिंग ने जिन छात्रों का कोर्स पूरा कराए बिना सेंटर बंद कर दिया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे की पढ़ाई कैसे करें। बिहार और गुजरात की तरह मध्य प्रदेश भी धीरे धीरे शराबबंदी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसका ऐलान कर दिया। लेकिन ये शराबबंदी कई चरणों में लागू होगी। पहले चरण में मध्य प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की घोषणा की है। शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े, उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे। ये फैसला देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष के मौके पर महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। कैबिनेट बैठक का शुभारंभ वंदे मातरम गायन के साथ हुआ। इसके बाद फैसलों पर मोहर लगाई गई। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ देवी अहिल्याबाई की राजगद्दी के दर्शन कर फूल चढ़ाए। नर्मदा तट पर मां नर्मदा का दर्शन कर पूजा अर्चना भी की गई। शराबबंदी का फैसला जब पूरी तरह लागू हो जाएगा तो मध्य प्रदेश भी बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप की कतार में शामिल हो जाएगा, जहां पहले से शराबबंदी लागू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। इस बार उनके जिक्र की वजह है माता वैष्णो देवी के लिए उनकी भक्ति और भजन। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास एक आश्रम के कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला पहुंचे तो कुछ इस तरह माता की भक्ति में लीन हो गए। भजन की एक लाइन भजन गायक गाता तो दूसरी लाइन फारूक अब्दुल्ला। इसके बाद तो समा बंद गया। कटरा के आश्रम में भजन कार्यक्रम में शामिल हुए फारूक अब्दुल्ला ने भजन तो गाया ही, इस मंच से उपराज्यपाल और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी चेतावनी दी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो रोपवे परियोजना का विरोध कर रहे लोगों के साथ हैं। मंदिर का संचालन करने वालों को स्थानीय लोगों के लिए समस्या पैदा करने वाला काम नहीं करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भजन और रामधुन के कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला पहले ही अपना जलवा दिखा चुके हैं। अप्रैल 2024 में भी उनका इसी तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की कस्टडी बढ़ा दी गई है। अदालत ने उसे 29 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे पहले शरीफुल शहजाद की पुलिस रिमांड खत्म होने पर उसे अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान पुलिस ने अदालत में आरोपी की पुलिस कस्टडी बढ़ाने की अर्जी दी। पुलिस का कहना था कि सैफ पर हमले के समय आरोपी ने जो गमछा इस्तेमाल किया था और जो जूता पहना था उसे रिकवर करना बाकी है। इसके अलावा आरोपी के चेहरे का फेशियल रिएक्शन भी करना बाकी है। हालांकि आरोपी के वकील का कहना था कि जो पुलिस जिस CCTV फुटेज का हवाला देकर शरीफुल को आरोपी बता रही है, उसमें दिखने वाले व्यक्ति से शरीफुल का चेहरा मेल नहीं खाता है। दलील ये भी दी गई कि पुलिस को पूछताछ के लिए पहले ही पर्याप्त समय मिल चुका है, इसलिए पुलिस कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलें खारिज करते हुए आरोपी की कस्टडी 7 दिन के लिए बढ़ा दी। युजवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक की चर्चा के बाद अब टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की तलाक की खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनका रिश्ता भी धीरे धीरे तलाक की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल सहवाग और उनकी पत्नी आरती अहलावत ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है।
इसके बाद से ही इनकी 20 साल की पार्टनरशिप टूटने की आशंका जताई जाने लगी है। परिवार के करीबी सूत्रों ने भी तलाक की आशंका से इनकार नहीं किया है। उनका कहना है कि दोनों कई महीनों से अलग रह रहे हैं और ये दूरी धीरे धीरे तलाक में बदल सकती है। वीरेंद्र सहवाग और आरती अहलावत ने 2004 में शादी की थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। पहले सहवाग अपनी पत्नी आरती के साथ सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरें शेयर किया करते थे, लेकिन बीते 19 महीनों से उन्होंने पत्नी के साथ कोई तस्वीर शेयर नहीं की है। सहवाग ने अपनी पत्नी आरती के साथ इंस्टाग्राम पर आखिरी तस्वीर 28 अप्रैल 2023 को पोस्ट की थी। तब उन्होंने दुबई की तस्वीरें शेयर की थी, जिसके कैप्शन में लिखा था, जीने और सपने देखने के बीच में कहीं। इसके बाद उन्होंने आरती के साथ वाली कोई तस्वीर साझा नहीं की है। देहरादून में रफ्तार और नशे का घालमेल एक बार फिर बड़े हादसे की वजह बन गया। मोहकमपुर फ्लाईओवर के पास एक कार डिवाइडर से तेजी से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मौके पर जमा इलाके के लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को खबर दी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि तीनों की हालत नाजुक है। इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के बाद बताया गया कि कार में 3 लोग सवार थे। तीनों ही शराब के नशे में थे और कार की रफ्तार काफी तेज थी। इस वजह से ये कार हॉस्पिटल के पास डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर हो गई। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस का समारोह है। 26 जनवरी के मौके पर कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली परेड में दुनिया हिंदुस्तान की आन बान शान देखेगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में। जवान परेड की रिहर्सल में जुटे हुए। परेड कितनी शानदार होने वाली है, इसकी झलक कर्तव्य पथ पर दिखी। फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना के तीनों अंगों ने कदम से कदम मिलाकर मार्च किया। इस बार रिपब्लिक डे परेड की थीम स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत है। 90 मिनट में पूरी होने वाली इस परेड में 18 मार्चिंग कॉन्टिजेंट और 15 बैंड और 31 झांकियां शामिल होंगी। कुल 5000 कलाकार पूरे कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पिता पुत्र की जोड़ी एक साथ हिस्सा ले रही है। पिता हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार और पुत्र हैं लेफ्टिनेंट आहान कुमार, जो 61 कैवलरी को लीड कर रहे हैं। एक परिवार के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि पिता और पुत्र इस परेड में इकट्ठे शामिल हैं। अपनी फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला है मेरे को। दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली परेड में पिता पुत्र का एक साथ हिस्सा लेना शायद पहली बार हो रहा है। देश में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयारियां चल रही हैं, परेड की भी तैयारी चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बच्ची का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पुलिस लाइन में कड़ाके की ठंड के बीच जवानों के साथ परेड की रिहर्सल करती इस बच्ची के हाथ में बंदूक बेशक खिलौने वाली है, लेकिन चेहरे के हाव भाव इसके जज्बे की कहानी बयान कर रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के अशोकनगर की हैं। इस बच्ची की उम्र सिर्फ 6 साल है, लेकिन बाकी जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर परेड की प्रैक्टिस कर रही है। दरअसल इस बच्ची की मां पूजा मांझी पुलिस विभाग में मुलाजिम है और ड्यूटी के साथ साथ मां का कर्तव्य भी निभाती हैं। पूजा ने बताया कि जब परेड की रिहर्सल के लिए निकलती थीं तो उनकी बेटी माहिरा घर में अकेली रह जाती थी, इसलिए वो उसे साथ लेकर आ जाती हैं। परेड ग्राउंड में बाकी जवानों को परेड करते देख माहिरा भी परेड की प्रैक्टिस में हिस्सा लेने के लिए मचलने लगी, तो कोई भी ना नहीं कर सका। और अब बात फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की, जिन्हें सुपर कार के शौक ने मुंबई से उदयपुर पहुंचा दिया। अपने पति डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ 6 करोड़ की सुपर कार लेकर माधुरी दीक्षित उदयपुर पहुंच गई। ब्लू कलर की मैक्लॉरेन लेकर माधुरी दीक्षित ने उदयपुर से माउंट आबू और माउंट आबू से उदयपुर तक के स्पेशल सेलिब्रेशन ड्राइव में हिस्सा लिया। इसकी शुरुआत ऐतिहासिक माणक चौक से हुई।
जिसे मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस इवेंट में 5 करोड़ से 12 करोड़ तक कीमत वाली 11 मैक्लॉरेन कार के मालिकों ने राजस्थान के खूबसूरत लोकेशंस पर कार चलाई। इस मौके पर माधुरी दीक्षित ने उदयपुर की भी तारीफ की और कहा ये उनका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। उदयपुर की जो रास्ते हैं, यहाँ के गलियां हैं, अच्छे महल, इतना अच्छा यहाँ पे सब कुछ है। इट्स वंडरफुल बीइंग हियर। हाई परफॉर्मेंस सुपर कार्स बनाने वाली मैक्लॉरेन भारत में अपनी कंपनी की 50 कार होने का जश्न मना रहा है। ये इवेंट इसी मौके पर रखा गया है। इसमें देश भर से 11 मैक्लॉरेन कारें उदयपुर में सिटी पैलेस के माणिक चौक लाई गई।